हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको जरा सा इंट्रोडक्शन दिया था इंटीग्रेशन का कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन जैसे बेस से आता है डिवीजन के, वैसे ही इंटीग्रेशन बेस से आता है मल्टीप्लिकेशन के। मल्टीप्लिकेशन वहां किया जाता है, लोअर क्लासेस में आप लोगों ने स्टडी भी किया है अच्छे से, इवन आप सबको आता भी होगा आई होप कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और कब करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में होता है कांस्टेंट वैल्यूज का कलेक्शन। अगर मेरे पास 10 रुपीज के 10 नोट्स हैं, तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि टोटल कितना पैसा है मेरे पास, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि 10 को 10 टाइम्स ऐड करो, या तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 करो। तो जब भी सेम वैल्यूज का रिपीटेड टाइम्स कलेक्शन होता है तो हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन। और यही मल्टीप्लिकेशन आगे चल के हायर क्लासेस में एडवांस मैथ्स में कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशन में। डिफरेंस समझते हैं कि इंटीग्रेशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या है। मल्टीप्लिकेशन मतलब कांस्टेंट वैल्यूज का कलेक्शन, और डिफरेंशिएशन की मीनिंग होती है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल वैल्यूज इन बिटवीन द गिवन रेंज। किसी पर्टिकुलर रेंज में टोटल वेरिएबल वैल्यूज को कलेक्ट करने पर कितना कंटेंट या क्या फाइनल वैल्यू आएगी, ये मीनिंग होती है इंटीग्रेशन की। ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन मतलब किसी वेरिएबल फंक्शन में वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू से दूसरे पर्टिकुलर वैल्यू के बीच अगर हम सारी पॉसिबल वैल्यूज पुट करें तो टोटल कितना आएगा, इसे कहा जाता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन फाइंड कैसे करते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं एग्जांपल की हेल्प से। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x, ये एक मैंने सिंपल सा फंक्शन लिया है, सिंगल वेरिएबल, केवल सिंगल टर्म है इसमें, उसमें भी एक कांस्टेंट के साथ x की सिंगल पावर को मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू 3x। अब हमें चाहिए नेट वैल्यू ऑफ फंक्शन फ्रॉम x इक्वल टू 1 to 5। तो क्लियर हो रहा है, आप रिलेट करिए जो मैंने आपको कहा था। इंटीग्रेशन की मीनिंग एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू से दूसरी वैल्यू के बीच किसी फंक्शन का सम। तो यहां पर क्वेश्चन भी एक फंक्शन गिवन है और क्वेश्चन पूछ रहा है x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 तक इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट पर आगे जाते हैं कि सर हम एक काम करते हैं, x वर्सेस f(x) का एक टेबल बनाते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, 3, 4 एंड 5, x इक्वल टू 1 के लिए 3, 2 के लिए 6, 9, 12 एंड 15। और आप बोलेंगे कि सर इस सब का सम कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरा कहना है ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको केवल डिस्क्रीट वैल्यूज दिख रही हैं बिटवीन 1 एंड 5। भाई x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 के बीच 1.01 से लेकर 1.99 और चाहे आप कितने भी डिवीजन बनाएं, इनफाइनाइट डिवीजन्स बनेंगे। x इक्वल टू 1, देन 1.00001, 1.00002, 1.00003, ऐसा करते करते आप गिनती करिए, सोचिए आप लाखों की गिनती तक 2 तक ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से फर्दर डिविजन्स पे हम बात करें तो केवल 5 वैल्यू पे खत्म नहीं होता है f(x), इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी f(x) की बिटवीन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5। तो इस तरीके से प्रोसीड करना यहाँ पर सीधा सीधा टफ है, हमें इस तरीके से जाना भी नहीं है। जहां पर कांस्टेंट वैल्यूज आए कि भाई 2 में 3 को और 3 में 5 को ऐड करो, तो आप 2, 3, 5 और 5, 10 करते हैं। पर जब आपको ये बोला जाए बिटवीन 2 to 5 ऑल पॉसिबल वैल्यूज को ऐड करो, तो बिटवीन 2 to 5 ऑल पॉसिबल इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, आप किस किस को किससे ऐड करते बैठेंगे। तो इसीलिए इसमें प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट जाता है। कैसे डिफरेंट जाता है उसको समझते हैं। x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5, सपोज आपके फंक्शन की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 3 to 15। तो अगर फंक्शन की वैल्यू 3 to 15 तक वेरी कर रही है तो इसको बीच में इनफाइनाइट सेक्शंस में डिवाइडेड माना जा सकता है, क्योंकि x की वैल्यू 1 से 5 के बीच इनफाइनाइट सेक्शन हो सकते हैं। इन्हीं इनफाइनाइट सेक्शन में से एक बहुत 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 स्मॉल सेक्शन नेग्लिजिबल थिकनेस का, वो है dx। dx इंटरवल है बिटवीन x1 एंड x2। x1 है x सपोज, तो x2 होगा x प्लस dx। व्हाई? बिकॉज x के राइट में x1 के राइट में x2 है, तो इतनी वैल्यू उसमें ज्यादा होगी। हम मूव कर रहे हैं 1 to 5, तो लेफ्ट टू राइट मूव करने से वैल्यू राइट सेक्शंस में बढ़ती जाएगी। इसलिए लेफ्ट सेक्शन में x1 की वैल्यू अगर x है तो x2 उससे बहुत 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 थोड़ा ज्यादा रहेगा, वो है by dx। तो x1 इज इक्वल्स टू x, x2 इज इक्वल्स टू x प्लस dx, और dx नेग्लिजिबल वैल्यू है।
अब अगर हम यहां पर फंक्शन x की वैल्यू x1 के लिए फंक्शन देखें तो f ऑफ x1 आएगा 3x, वेरिएबल इज इक्वल्स टू x, तो फंक्शन विल बी 3 टाइम्स x। सेकेंड केस में वेरिएबल इज इक्वल्स टू x प्लस dx, तो फंक्शन बिकम्स 3 टाइम्स x प्लस dx। नाउ एज वी ऑल नो इफ dx इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, हमने पहले ही कहा है dx नेग्लिजिबल है, तो अगर ये 0 है तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू आएगी 3 टाइम्स x प्लस 0 which will be equal to 3x, और 3x is nothing but f1 of x. It means for a very small gap between two consecutive values of variable, या can say negligible gap between two consecutive values of variable के लिए आपका फंक्शन सेम माना जा सकता है। तो हम जानते हैं फंक्शन चेंज होगा, आपने खुद देखा है फंक्शन चेंज होगा जबकि वेरिएबल चेंज हो, पर अगर वेरिएबल में होने वाला चेंज बहुत बहुत कम हो तो फंक्शन में होने वाले चेंज को इग्नोर किया जा सकता है, और इस केस में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन इट्स वेरिएबल। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरवल, therefore for interval dx function can be treated as constant, तो इंटरवल dx के लिए जो हमारा फंक्शन है इसको हम कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। प्लीज लिसन केयरफुली, फंक्शन इज नॉट अ कांस्टेंट, फंक्शन इज अ वेरिएबल, but for very small change in its variable function can be treated as a constant, क्योंकि अगर x में होने वाला चेंज नेग्लिजिबल होगा तो फंक्शन में होने वाले चेंज को हम इग्नोर कर सकते हैं। ये कैसा केस है कि हम सब की एज को अगर मैं कुछ मिनट से कंपेयर करूं, सपोज मेरी टोटल एक ऑन एन एवरेज ह्यूमन बॉडी की एज अभी कंसिडर की जाती है 70 इयर्स, तो अगर 70 साल जीने वाला कोई बंदा है उसको बोलोगे 15 मिनट बाद तेरी एज कितनी बढ़ी, तो वो तो उतनी ही बताएगा। जैसे अभी तक के हमारे डिस्कशन में आपकी और मेरी दोनों की एज कुछ मिनट्स बढ़ चुकी है, पर अगर इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले और इस लेक्चर के फिनिश होने के बाद कोई आपसे आपकी एज पूछेगा तो आप सेम एक कांस्टेंट वैल्यू बताएंगे। अगर आप 18 साल के हैं तो आप 18 ही बोलेंगे, आप उसको 18 साल 15 मिनट XYZ डेज ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसलिए हमारी एज सेकंड्स में भी चेंज होती है, बट उस चेंज को हम इग्नोर मारते हैं और हमारी एज को 1 साल तक कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। सिमिलर यहां पर फंक्शन की वैल्यू भी वेरिएबल के चेंज होने से चेंज होगी, पर उस चेंज को हम इग्नोर करेंगे बहुत स्मॉल चेंज इन वेरिएबल के लिए, और हम ये कमिट करेंगे कि जब भी किसी फंक्शन के वेरिएबल में नेग्लिजिबल चेंज होगा तो उस फंक्शन को हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे उस पर्टिकुलर रेंज में। इट मींस फॉर द रेंज dx फंक्शन इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, और अगर फंक्शन इस छोटी सी रेंज के लिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की वैल्यूज को एक पर्टिकुलर रेंज में कलेक्ट करने के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन, नहीं मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने टॉपिक उठाया इंटीग्रेशन से। हमने कहा इंटीग्रेशन क्या है, वेरिएबल वैल्यूज का कलेक्शन। ओके, कैसे करेंगे पता नहीं, उसी को देखने जा रहे हैं आगे। अब हमने एक फंक्शन लिया एग्जांपल के लिए, इस फंक्शन को लेने से हमें यह समझ आया कि x की कंसिडरेबल वैल्यूज के लिए फंक्शन में भी कंसिडरेबल चेंज होता है, पर अगर x की नेग्लिजिबल वैल्यू लूं तो फंक्शन में भी नेग्लिजिबल चेंज होता है। इट मींस x में हुए बहुत ही कम चेंज के लिए हम फंक्शन को कांस्टेंट मान सकते हैं, और अगर इस छोटे से इंटरवल के लिए हमारा वेरिएबल फंक्शन कांस्टेंट ट्रीट किया जा रहा है तो इस छोटी सी रेंज में उस फंक्शन की वैल्यू का सम निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, हम मल्टीप्लिकेशन पर जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट वैल्यूज का कलेक्शन होता है। तो कांस्टेंट वैल्यूज को एक पर्टिकुलर रेंज में कलेक्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल को कलेक्ट करना है तो इंटीग्रेट करो, पर इंटीग्रेट कैसे करें हमें अभी नहीं आता, तो हम इंटीग्रेशन तक रीच करेंगे मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। कैसे, हम वेरिएबल वैल्यूज को अपने पास रखेंगे और ये डिसीजन लेंगे कि वेरिएबल वैल्यूज बहुत लार्ज स्केल में वेरिएबल दिखती हैं, पर अगर आप बहुत स्मॉल स्केल उठाते हो तो आप हर चेंज को इग्नोर मार सकते हैं। इट मींस फॉर x इक्वल टू 1 to 5 fx चेंज होगा, पर अगर इतने स्मॉल इंटरवल की बात करूंगा मैं तो उसमें f फंक्शन में हुए चेंज को मैं इग्नोर मारूंगा और कहूंगा फंक्शन एज इट इज कांस्टेंट है।
तो अगर इस स्मॉल गैप के लिए फंक्शन कांस्टेंट है तो इस स्मॉल गैप में फंक्शन का सम फाइंड करने के लिए मैं इंटीग्रेशन नहीं, मैं मल्टीप्लिकेशन यूज करूंगा। देयरफॉर नेट वैल्यू ऑफ फंक्शन बिटवीन x1 टू x2 व्हिच इज स्मॉल कलेक्शन, इतने से रेंज में किया जा रहा है, तो स्मॉल कलेक्शन विल बी फंक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द टोटल रेंज। इस तरीके से फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय रेंज, तो कांस्टेंट फंक्शन टोटल गैप इज इक्वल्स टू स्मॉल कलेक्शन। अब अगर स्मॉल कलेक्शन हो गया तो लार्ज कलेक्शन कैसे होगा, तो नेट वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हिच इज टोटल वैल्यू बिटवीन x इक्वल टू 1 टू 5 is given as total collection which is equals to integration of small collection। it means integration क्या है, पहले आप small section को पकड़ो, सारे changes को ignore करो, multiplication के थ्रू sum find करो, और जब आपको total निकालना है, total मतलब ऐसे बहुत सारे small sections बनेंगे between interval x equal to 1 to 5, इन सारे intervals में फाइंड की गई स्मॉल वैल्यूज को जब सम करना है तब हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। तो स्मॉल कलेक्शन फाइंड करने के लिए हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, और स्मॉल कलेक्शंस को एक पर्टिकुलर बड़ी रेंज तक कलेक्ट करने के लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं इंटीग्रेशन। तो टोटल कलेक्शन ऑफ वेरिएबल वैल्यूज इज ऑलवेज गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल कलेक्शन ऑफ दोज वैल्यूज, और इंटीग्रेशन के साइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिमिट x इक्वल टू 1 से 5 तक जारी है, फंक्शन स्मॉल कलेक्शन की वैल्यू फंक्शन इनटू dx, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं टोटल या नेट वैल्यू ऑफ f(x) फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5 इज गिवन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू 5 f ऑफ dx। अब अगला क्वेश्चन, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या इन द सेंस कि सर आपने बोल दिया आंसर यहां है, अब इसको मैं इस तरीके से लिखूं, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5, f ऑफ x की वैल्यू है 3x इंटू dx, इसे फर्दर सॉल्व कैसे करूं, तो सेम प्रोसीजर जैसे डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले चाहिए, वैसे इंटीग्रेशन में भी सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले चाहिए। इनका डेरिवेशन मैथ्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें केवल इनके फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत है। तो इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का कैसे किया जाए, इस पर मैंने आपको कहा कि हमें फॉर्मूलों को याद रखना है। इंटीग्रेशन क्या होता है, किन कंडीशंस पे किया जाता है और क्यों किया जाता है, और इंटीग्रेशन को हमेशा इस तरीके से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं कि अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़े तो हम क्या करें। सीधी सी बात है, इनको डिराइव करके फाइंड किया जाता है, पर मेरा सजेशन है आप इनको याद कर लें। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं तो फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप डील कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हमेशा आता है x, अगर x के रिस्पेक्ट में हुआ है तो, थीटा के रिस्पेक्ट में होता तो आता थीटा। वैसे ही x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, कांस्टेंट इनटू dx, ये होता है कांस्टेंट इनटू x, बिकॉज़ कांस्टेंट बाहर होगा और dx का आएगा हमेशा x। कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर, केवल फंक्शन का इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log बेस ex। दो फंक्शन अगर एडिशन के फॉर्म में है तो फर्स्ट फंक्शन के इंटीग्रेशन प्लस की प्लेस में प्लस, माइनस की प्लेस में माइनस, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सपोज किसी गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन, किसी गिवन फंक्शन स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रेशन कैपिटल fx है और उसमें लिमिट दी जाए अगर x इक्वल टू 1 to 2, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो आंसर आया है इंटीग्रल का, उस आंसर को लिखिए, लिमिट की वैल्यू x1 से x2 तक जाइए, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, और फाइनली आप x को रिप्लेस करिए थ्रू अपर लिमिट, माइनस x को रिप्लेस करिए बाय लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले और साथ ही साथ लिमिट का कैसे रोल होता है इंटीग्रेशन में, हमने वो देखा। अब क्वेश्चन ये कि अगर मुझे फॉर्मूले याद है तो मैं इससे क्या करूं। इन फॉर्मूले से रिलेटेड एक और बात आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स ऑपरेशन है इंटीग्रेशन। पहली बात ये, इंटीग्रेशन एंशिएंट ऑपरेशन है, डिफरेंशिएशन उसके बाद आया।
तो पहले इंटीग्रेशन आया देन डिफरेंशिएशन आया, पर हाँ दोनों के फॉर्मूले एक दूसरे से रिवर्स होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशन है। कुछ लोगों का कहना होता है इंटीग्रेशन मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंशिएशन मतलब सब्ट्रैक्शन, पर नहीं, डिफरेंशिएशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। ये मैंने आपसे अपने वीडियोस में डिस्कस किया है। डिफरेंशिएशन चेंज रिप्रेजेंट करता है फंक्शन में, जबकि वेरिएबल चेंज हो 1 से। डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली सब्ट्रैक्शन से नहीं, डिफरेंशिएशन मैच खाता है डिवीजन से और इंटीग्रेशन मैच खाता है मल्टीप्लिकेशन से। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन इसलिए हैं बिकॉज एक डिवीजन तो दूसरा मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आपको ये बोलने में गलत नहीं कि दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑपरेशन है, पर यस केवल यही एक आइडेंटिटी नहीं है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की मीनिंग होती है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल वैल्यूज और डिफरेंशिएशन की मीनिंग होती है चेंज इन फंक्शन पर यूनिट चेंज इन इट्स वेरिएबल। तो जहां पर भी कलेक्शन की बात होगी कि किसी वैल्यू में वेरिएशन गिवन होगा और उस वैल्यू को आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक कलेक्ट करना पड़ेगा, तब आप प्रोसीड करेंगे थ्रू इंटीग्रेशन। और जब भी चेंज की बात होगी तब आप प्रोसीड करेंगे थ्रू डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन की अगर इतनी बातें आपको ध्यान है तो इसका प्रैक्टिकल अपन अप्रोच देखते हैं क्या है। सपोज मेरे पास एक फील्ड एरिया है, ये छोटा सेक्शन 1 किलोमीटर, सपोज ये भी 1 किलोमीटर और ये पूरा सेक्शन 1.5 किलोमीटर। तो जो एरिया निकलेगा फील्ड एरिया है टोटल लेंथ 1 + 1 2 इंटू टोटल ब्रेड्थ 1.5, तो इस तरीके से आंसर आएगा 3 किलोमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। 3 किलोमीटर स्क्वायर से मीनिंग क्या है कि सर अगर ये 1.5 है और ये स्क्वायर है तो ये 1 है, तो ऊपर वाला एब्सोल्युटली 0.5 होगा और 0.5 1 एंड 1। तो आप देख सकते हैं 1/1 का एक सेक्शन ये बना, 1/1 का दूसरा सेक्शन ये बना और 0.5 × 2 ये भी आपका आता है 1, तो ये तीसरा सेक्शन ये बना। तो आंसर यही बोल रहा है कि इस गिवन फील्ड एरिया में 1/1 के 3 सेक्शंस हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर के 3 सेक्शन है, ये मीनिंग एरिया की। तो जो एरिया लेंथ और ब्रेड्थ में मेजर किया जा सकता है उसको तो हम इस लॉजिक से फाइंड कर सकते हैं। पर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये आता है, जैसे ट्राइंगल को भी मैं उठाऊं, आइसोसेलेस ट्राइंगल को अगर मैं उठाता हूं तो इसको आपने ऐसे कट किया और इसको उल्टा करके आप लगा दोगे ये, तो ये भी एक स्क्वायर बनेगा और इसमें पता चलेगा 1/1 के कितने सेक्शन होते हैं एग्जैक्टली। ये आपने इस वाले पोर्शन को कट करके यहां उल्टा करके लगा दिया, तो इस तरीके से जो पहले ट्राइंगल होता था वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया, ये वाला पोर्शन इरेज हो गया और ये इधर आ चुका है। तो इस तरीके से यहां पर भी निकल जाएगा। पर अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो अब आता है इंटीग्रल अप्रोच। ऐसे केसेस जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजरमेंट नहीं हो सकता, एंगल्स या फिर हम बात करें कर्व्स अगर इन्वॉल्व है, तो वहां पर अगर आपको टोटल कलेक्शन चाहिए तब आप जाते हैं इंटीग्रेशन के पास। और इंटीग्रेशन आपकी क्वेरीज कैसे सॉल्व करता है उसे देखिए। आपने सबसे पहले एक सर्कल लिया, इस सर्कल की रेडियस सपोज कैपिटल R है, ये सर्कल का सेंटर है, इसकी रेडियस सपोज कैपिटल R है, कैपिटल R या स्मॉल r, चलिए स्मॉल r। तो अब आप मुझे आंसर करिए, इस सर्कल को आप स्ट्रेट स्केल से मेजर नहीं कर सकते ज्यादा, तो अब आप इसे कैसे फाइंड करेंगे? इंटीग्रेशन के थ्रू। तो अब इंटीग्रेशन से इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखने के लिए मैं आपको ये बोलता हूं कि इमेजिन करिए कि ये जो सर्कुलर डिस्क है ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रिक रिंग्स से मिलकर बना। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मतलब ऐसी रिंग्स जिन सबका सेंटर ओ ही है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। और एक रिंग जो हमने अभी उठाई है, सपोज इसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल एक्स, और जो थिकनेस है रिंग की, थिकनेस ऑफ रिंग ये हो गई dx।
तो अगर इस रिंग को कट करके मैं स्ट्रेच करूं तो ये रिंग एक लाइन के फॉर्म में मिलेगी जिसकी थिकनेस रहेगी dx और जिसकी लेंथ होगी x। तो मैं इस रिंग का एरिया निकालता हूं, स्मॉल एरिया ऑफ रिंग, ये होगा dA और ये एरिया होगा लेंथ, इसकी पूरी लेंथ जो कि आपकी x की इक्वल है, सॉरी इसकी पूरी लेंथ मतलब जो कि इसका, इसे बोल देता हूं यार, स्ट्रेट डायमेंशंस में अगर हमें एरिया पूछा गया तो हमने मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से फाइंड किया था, बट अगर ऐसे कर्व्ड फॉर्म में अगर कोई बॉडी शेप है तो आप स्ट्रेट स्केल से इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो यहां पर हमें यूज करना होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का बेस है हर वो क्वांटिटी जो वेरिएबल हो, मतलब किसी कर्व के फॉर्म में अगर ग्राफ उसका आता है तो उस क्वांटिटी को आपको अगर कलेक्ट करना है तो आप उसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में कंसिडर करो। हर एक स्मॉल सेक्शन जिससे मिलकर वो लार्ज क्वांटिटी प्रिपेयर हो रही है वो एलिमेंट्री सेक्शन कहलवाता है, और इस एलिमेंट्री सेक्शन में जो वैल्यूज हम फाइंड करते हैं उनका कलेक्शन ये कहलाता है इंटीग्रेशन। तो इट मींस इंटीग्रेशन का बेस है कि जब भी कोई वेरिएबल क्वांटिटी आपके सामने हो उसमें से आप फाइंड करें एलिमेंट्री सेक्शन। एलिमेंट्री सेक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है, उसका कलेक्शन इजी होता है, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे थ्रू बेसिक फॉर्मूले, और उसके बाद हम वैसे बहुत सारे एलिमेंट्री सेक्शन को उस पूरी रेंज में कलेक्ट करेंगे, इसे नाम देंगे इंटीग्रेशन का। तो सिंपल स्टेप्स हैं, आपके सामने एक सर्कुलर डिस्क है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है थ्रू इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अगर आप इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि ये डिस्क किनसे मिलकर बनी कंसिडर की जा सकती है। तो मेरा आंसर है किसी भी डिस्क को आप कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलकर बना मान सकते हैं। तो मैंने भी वही माना कि ये डिस्क बहुत सारी रिंग, सबसे छोटी रिंग, उसके ऊपर बड़ी रिंग और बड़ी रिंग और बड़ी रिंग, ऐसा करते करते सबसे आखिरी वाली रिंग, तो कॉन्सेंट्रिक रिंग संकेंद्रीय वृत्तीय छल्लों से मिलकर बनी है। तो अगर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग से मिलकर बनी है तो इन बिटवीन सेंटर टू सरकमफेरेंस हम एक रिंग कंसिडर करते हैं जो स्मॉल x की डिस्टेंस पर है। तो सेंटर O से, सर्कुलर डिस्क के सेंटर O से स्मॉल x डिस्टेंस पर हमने एक रिंग ली। अब अगर मैं इस रिंग को कट करके स्ट्रेच करूं तो ये रिंग एक स्ट्रेट लाइन टाइप दिखेगी, जिस स्ट्रेट लाइन की थिकनेस होगी dx, इसकी थिकनेस को मैं dx कंसिडर कर रहा हूं तो थिकनेस होगी dx, और लेंथ इसकी आएगी सरकमफेरेंस ऑफ रिंग के बराबर, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग। जो रिंग आपने कंसिडर की है एलिमेंट्री सेक्शन के तौर पर, उसकी सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द रिंग। तो सरकमफेरेंस ऑफ रिंग क्या आएगा, ये होगा 2πx, बिकॉज रिंग की रेडियस है स्मॉल x, 2πx होता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। तो टोटल एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन, एलिमेंट्री सेक्शन मतलब सर्कुलर रिंग, ये एरिया होगा dA इक्वल टू आएगा लेंथ ऑफ रिंग 2πx इंटू ब्रेड्थ ऑफ रिंग dx। ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर डिस्क रिंग से मिलकर बना, हमने एक रिंग ली जिसकी रेडियस x और जिसकी थिकनेस है dx, उस रिंग को कट किया, स्ट्रेच किया, तो उसकी लंबाई आई सरकमफेरेंस की इक्वल, चौड़ाई आई उसकी थिकनेस की इक्वल। तो अगर मुझे इस रिंग का एरिया चाहिए तो रिंग का एरिया रिंग की टोटल लेंथ अपॉन मल्टीप्लाइड बाय रिंग की टोटल ब्रेड्थ। तो रिंग की लेंथ 2πx, ब्रेड्थ dx, ये आया स्मॉल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द रिंग, और ये रिंग और कुछ नहीं एलिमेंट्री सेक्शन है डिस्क का, तो इसलिए स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन ये आ गया 2πx इंटू dx इक्वल टू dA। और अब हमें चाहिए टोटल एरिया, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ डिस्क
ये आएगा a, और ये कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ होगा स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट्री सेक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई x इंटू डी एक्स। अब मुझे बताइए लिमिट, तो x की वैल्यू कहां से कहां, तो x की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू सेंटर वाली रिंग की 0, और x की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू सबसे आउटर रिंग की वो है स्मॉल r। तो x 0 से जाएगा स्मॉल r तक। इंटीग्रेट करते हैं 2 पाई x इंटू डी एक्स। 2 पाई कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर करिए, इंटीग्रेशन आया x इंटू डी एक्स 0 टू r। x सिंगल x का फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा है, सिंगल x का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बाई 2। लिमिट जाएगा 0 टू r। लिमिट पुट करेंगे हम 2 पाई बाई 2 बाहर निकालिए, लिमिट x की जगह स्मॉल r का स्क्वायर माइनस x की जगह 0 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यही होता है सर्कल का एरिया। ये इंटीग्रेशन का बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है कि आप ऐसी हर एक वैल्यूज, आगे और भी क्वेश्चंस हैं शानदार, रोटेशनल मोशन में, ग्रेविटेशन में, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, जहां पर आपको वेरिएबल क्वांटिटीज गिवन होंगी जिनको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, और उनके कलेक्शन के लिए आप मल्टीप्लिकेशन नहीं इंटीग्रेशन से प्रोसीड करोगे, क्योंकि वो क्वांटिटीज वेरिएबल है। और उस केस में आपको हर एक गिवन फिगर में पहले एलिमेंट्री सेक्शन फाइंड करना है, उसके लिए चीजें निकालनी है, और एलिमेंट्री सेक्शन के लिए चीजें निकालने के बाद टोटल वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के थ्रू आगे प्रोसीड करना है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले चैप्टर्स में। और मैंने यहां पर एग्जांपल में आपको दिखाया कि इंटीग्रेशन की हेल्प से आप एक ऐसा शेप जो कि राउंड होता है, जिसे स्ट्रेट स्केल से मेजर नहीं कर सकते, उसका एरिया कैसे निकालें। सबको पता रहता है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, पर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे आया वो हमने अभी आपके सामने देखा। सर्कुलर डिस्क को कॉन्सेंट्रिक रिंग से मिलकर कंसिडर किया, एक रिंग को पर्टिकुलर फाइंड किया, कट करके स्ट्रेच करके उसको लाइन में कन्वर्ट किया, उसका एरिया निकाला, क्योंकि वहां पर एलिमेंट्री सेक्शन में हमने उसकी लेंथ भी फिक्स्ड कर दी और थिकनेस भी फिक्स्ड कर दी, तो हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज किया। और उसके बाद हमको पता है इस रिंग की ऊपर वाली रिंग और बड़ी होगी और अंदर वाली छोटी, मतलब ये एरिया वेरी करेगा। इसलिए हमने इस वेरिएबल को कलेक्ट करने के लिए आगे इंटीग्रेशन का यूज किया। इंटीग्रेशन के प्रॉपर फॉर्मूले और लिमिट की मेथड से हमने इसको फाइंड किया है। तो फाइनली पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया, और इस तरीके से इंटीग्रेशन का टॉपिक ही फिनिश होता है। इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अटैच करके दिए जाएंगे, और अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के और फर्दर यूजेस क्या हैं ग्राफिकल एनालिसिस में। थैंक यू।